नमस्कार विद्यार्थियों, पिलानी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के अभी तक 4-5 वीडियो बनाए हैं, जिनमें हमने पहले पढ़ रखा है कि इसमें जो रैली आवृत्ति है, कार्यफलन है और इसके प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक व्यवस्था और प्रायोगिक व्याख्या के लिए हमने एक पूरा सेटअप पिछले वीडियो में देखा था, जिसको समझने के लिए हमने इसके अलग अलग 2-3 पॉइंट बनाए थे। इसमें पहला पॉइंट था हमारा प्रकाश विद्युत धारा की विभव पर निर्भरता। प्रकाश विद्युत धारा की विभव पर निर्भरता को देखने के लिए सबसे पहले हमने ये देखा कि यहाँ पर तीव्रता क्या होनी चाहिए। प्रकाश की नियत तीव्रता क्या होनी चाहिए। तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता है, सबसे पहली बात हमें तीव्रता के बारे में पता होना चाहिए। तीव्रता होती क्या है। तीव्रता देखो क्या होता है, किसी धातु की सतह पर प्रति एकांक समय में, यानी कोई 1 सेकंड में, प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आपतित होने वाले फोटोनों की संख्या को ही क्या बोलते हैं, हम प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं। अर्थात 1 सेकंड में, अर्थात 1 सेकंड के अंदर और एकांक क्षेत्रफल पर अगर जितने फोटोन आकर जितने गिरते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता बोलते हैं। ये तीव्रता क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और अब इसके बाद बड़ा है नियत आवृत्ति। आवृत्ति क्या होनी चाहिए, नियत। अब आवृत्ति नियत होने का अर्थ ये है कि आवृत्ति नियत कोई भी आवृत्ति नहीं हो सकती है। एक विशिष्ट आवृत्ति, जैसे डेली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति या उसके समान आवृत्ति होनी चाहिए। यानी आवृत्ति का मान नियत तो होना चाहिए, लेकिन एक विशिष्ट आवृत्ति से इसका मान अधिक या उसके बराबर होना आवश्यक है, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होगा, प्रेक्षित होगा। अब इसके बाद में देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हमने कहा कि विभवांतर एनोड और कैथोड के बीच में विभवांतर में क्या रखना है, शुरुआत में शून्य रखना है। क्या रखना है, शून्य। ये हमने पिछली वीडियो में से पढ़ लिया है, लेकिन फिर दोबारा इसकी रिवाइज कर लेते हैं इसको। विभवांतर शून्य, यानी एनोड और कैथोड के बीच में जो विभवांतर है वो शून्य होना चाहिए। विभवांतर शून्य होने का अर्थ ये है कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कोई भी वोल्टेज नहीं लगाई गई है। अब वोल्टेज अगर नहीं लगाई गई है तो भी इसमें प्रकाश विद्युत धारा का मान, देखो इस ग्राफ से दिखाई दे रहा है हमें, ये ग्राफ है प्रकाश विद्युत धारा और विभव के बीच में। इस साइड में जो विभव है वो धनात्मक विभव है और इस साइड में जो विभव है वो ऋणात्मक विभव। और ये जो अक्ष है जिसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, सॉरी वाई अक्ष बोलते हैं, ये है प्रकाश विद्युत धारा का अक्ष। यहाँ हम देखते हैं देखो कि जब विभव शून्य था तो भी इसमें प्रकाश विद्युत धारा की अलग मात्रा थी। अब यह अलग मात्रा किस कारण थी, यह अलग मात्रा का कारण ये था कि देखिए जैसे ही हम किसी धातु की सतह पर प्रकाश डालते हैं उपयुक्त आवृत्ति का, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब सभी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है वो एक समान तो होती नहीं है, एक समान तो होती नहीं है। कई इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है, तो कईयों की कम होती है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन हैं वह एनोड तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि हमने एक डायग्राम बना रखा था वहाँ पर, तो उसको हम एक बार संक्षिप्त डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लो कैथोड था और ये एनोड था। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे प्रकाश के गिरने से, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इनमें से कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाते हैं जिनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर पहुँचेंगे तो अलग मान की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं जा पाएंगे, कुछ एक इलेक्ट्रॉन ही है जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले होते हैं वही जा पाते हैं। अब इसके बाद में हमने देखा, अर्थात अगर विभवांतर शून्य है तो भी उस समय प्रकाश विद्युत धारा का अलग मान प्राप्त होता है। अब अगर विभवांतर शून्य के बजाय कुछ और रखें, अर्थात कैथोड को तो क्या किस पर रखें, कैथोड को नेगेटिव पर और एनोड को पॉजिटिव पर रखते हैं। कैथोड नेगेटिव पर और एनोड को पॉजिटिव रखते हैं तो हम देखते हैं कि कैथोड ऋण विभव पर है, ये कैथोड है सी। तो यहाँ से जैसे हम प्रकाश डालेंगे और ये एनोड है मान लो, तो एनोड पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखिए यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे,
इस एनोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्यों होंगे आकर्षित, क्योंकि ये धन विभव पर है और धन विभव पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश जो होता है वह ऋणात्मक आवेश होता है, और ऋणात्मक आवेश के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस एनोड की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। आकर्षित होंगे तो हमें प्रकाश विद्युत धारा का बढ़ता मान प्रेक्षित होगा, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पहुँच रहे थे शून्य विभव की अवस्था में, अब यहाँ पर धनात्मक विभव लगाने के बाद में ये इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी पहले के बजाय, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान भी देखो बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है इसमें ग्राफ के इस भाग में। ग्राफ के कौन से भाग में, इस भाग में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस भाग में यहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ रहा है। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने धनात्मक विभव लगाए। अब देखिए एनोड का धनात्मक विभव और बढ़ाते हैं, धनात्मक विभव क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। धनात्मक विभव धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी और बढ़ेगी और धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक हो गया। लेकिन एनोड का विभव बढ़ाते बढ़ाते हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी धारा का मान एक निश्चित मान के बाद में बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया। निश्चित मान के बाद में बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया। अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का ग्राफ एक सीधी रेखा के रूप में आ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा हो ग्राफ में आपको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ से, क्योंकि तीव्रता हमने कांस्टेंट कर रखी है, तो जितने यहाँ से फोटोन आ रहे हैं वही फोटोन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों या फोटो इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर विभव बढ़ाने से हमने पहले तो देखा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच नहीं पा रहे थे वो भी धीरे धीरे पहुँचने लगे, लेकिन अब जब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर धारा का मान बढ़ेगा। किस कारण, धारा का मान तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है, विभव पर थोड़ी डिपेंड करता है। इसीलिए यहाँ पर धारा का संतृप्त होने का कारण ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित हो रहे थे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच गए, एनोड पर पहुँच गए। कहाँ पर पहुँच गए, एनोड पर। अब एनोड पर पहुँच गए तो एनोड पर पहुँचने के कारण सारे इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। अब जितने यहाँ से फोटोन आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं और एनोड पर पहुँचते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थोड़ी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या हो रही है, वही कांस्टेंट संख्या है। तो कांस्टेंट संख्या है तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान प्राप्त होता है हमें, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा जो थी वह क्या हो गई, संतृप्त हो गई है इस तीव्रता पर। अब हमने देखा कि संतृप्त विद्युत प्रकाश विद्युत धारा को भी देख लिया। इसके बाद में तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, विभवांतर क्या हो, विभवांतर पहले के बजाय क्या करें, विपरीत प्रक्रम करें। विपरीत प्रक्रम कैसे, कैथोड को किस प्रकार दें, धनात्मक विभव पर, और एनोड को किस प्रकार दें, ऋणात्मक विभव पर। इसका उल्टा प्रक्रम कर दें। अब उल्टा प्रक्रम कर दें अर्थात ये धनात्मक विभव पर और ये ऋणात्मक विभव पर। तो अब देखिए हम देखते हैं कि जो एनोड पहले इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, वह अब इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लग जाएगा, प्रतिकर्षित करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, प्रतिकर्षित। अब प्रतिकर्षित करने लग जाएगा तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागकर जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागकर थोड़ी जाएंगे, वो तो इससे क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, दूर रहने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी इन इलेक्ट्रॉनों में से कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये इस प्रतिकर्षण प्रभाव को भी क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मानकर उसी की तरफ चले जाते हैं। अर्थात इसमें से कुछ एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है पहुंच जाते हैं जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात पहले की बजाय अगर मान लो पहले 100 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे यहाँ पर, तो अब 100 नहीं पहुंचेंगे, 100 में से कोई 30 पहुंचेंगे, 35 पहुंचेंगे, 40 पहुंचेंगे, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो पहले के बजाय इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी, संख्या में कमी होगी तो धारा का मान भी क्या होगा, कम होगा, आप सभी जानते हैं। तो ग्राफ धारा का था वह इस प्रकार से इस पथ का अनुसरण करता है, इसमें दिखा रहे हैं हम ग्राफ में। तो हमने देखा कि एनोड पर ऋणात्मक विभव लगाने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे थे, बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे थे पहले, उनकी संख्या अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। कम होने का कारण क्या है कि यहाँ पर सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएंगे जिनकी गतिज ऊर्जा क्या हो, बहुत अधिक हो, गतिज ऊर्जा क्या हो, बहुत अधिक हो। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जो एनोड का ऋणात्मक विभव है, किसका विभव, एनोड का जो ऋणात्मक विभव है उसको हम बढ़ाते हैं। एनोड के ऋणात्मक विभव क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं,
और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि जो यहाँ पर 35-40 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, जो मैंने बताया आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले होते हैं, अब उनमें से भी क्या होगा, 35-40 में भी क्या होगा, 10-15 और रुक जाएंगे, 10-15 और रुक जाएंगे, यानी उनकी गतिज ऊर्जा इसके अनुकूल नहीं रहेगी, इससे प्रतिकर्ष लग जाएंगे 10-15, और सिर्फ कोई 15-20 पहुंचेंगे। अब 15 मान रहे हैं, 15-20, ये कोई ज़्यादा एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन मान रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो 15-20 पहुंचेंगे तो उनके अनुकूल फिर धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा होते होते अर्थात एनोड का जो ऋणात्मक विभव है उसके मान को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते बढ़ाते हम इतना इसका ऋणात्मक विभव कर देते हैं कि प्रकाश विद्युत धारा का मान एकदम शून्य हो जाता है। प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, एकदम शून्य हो जाता है। अब प्रकाश विद्युत धारा का मान एकदम शून्य होने की अवस्था क्या है, प्रकाश विद्युत धारा का मान एकदम शून्य होने की अवस्था ये है कि यहाँ से इस कैथोड से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इससे कैथोड से जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, इस एनोड के द्वारा क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। अर्थात एनोड पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। एक भी इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वापस मुड़ गए। अर्थात वापस नहीं मुड़ेंगे, वो प्रतिकर्षित होकर गति नहीं करेंगे। अब प्रतिकर्षित होकर गति नहीं करेंगे तो यहाँ पर जब कोई इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा नहीं तो धारा कहाँ से होगी, तो धारा कहाँ से होगी, और प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। अब प्रकाश विद्युत धारा की शून्य की अवस्था के अंदर, जब प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उस समय जो विभव होता है उसको क्या बोलते हैं, निरोधी विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, निरोधी विभव। अब निरोधी विभव का दूसरा नाम भी है, कौन सा विभव, अंतक विभव। कौन सा विभव, अंतक विभव, निरोधी विभव या अंतक विभव। अब देखिए